हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजों ने राजनीतिक पार्टियों के लिए कई तरह के सबक दिए हैं। सबक जितने भारतीय जनता पार्टी के लिए हैं, उतने ही सबक कांग्रेस के लिए हैं, उतने ही सबक बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए भी हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शबाब और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजों में जो रिजल्ट सबके सामने आया, उसने कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा चिंता के सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस जिस अति उत्साह के साथ चुनावों में उतरी थी, उसके कॉन्फिडेंस लेवल पर एक बड़ा ब्रेक लगा है। लोकसभा के चुनावों में शानदार जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस को शायद यह गुमान हो चला था कि पूरे देश में उसकी एक लहर सी है। यह नतीजा जम्मू कश्मीर के चुनाव और हरियाणा के चुनाव में उसके लिए हवा हो गया है। जम्मू कश्मीर में भी उसकी पार्टी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, तो वहीं हरियाणा में एग्जिट पोल के नतीजों के बिल्कुल उलट नतीजे सामने आए। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के परिणामों से उत्तर प्रदेश समेत तमाम जगहों पर दूसरे राज्यों में कांग्रेस को बहुत सारे सबक सीखने हैं। इन दोनों राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद अब तीन बड़े फैक्टर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। इन तीन फैक्टरों पर हम बात करने जा रहे हैं। विस्तृत रूप से आपको बताएंगे कि कैसे जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में चुनावी समीकरण कांग्रेस के लिए मुश्किल होंगे और कैसे इन तीन बातों का जिक्र सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए जरूरी है। सबसे पहले बात कांग्रेस की करेंगे। 99 सीट लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद कांग्रेस का यह पहला चुनाव था जो सीधे तौर पर वो राज्यों में चुनावी टक्कर लेने उतरी थी। जम्मू कश्मीर में उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा, तो हरियाणा में वो इंडिविजुअल चुनाव के मैदान में थी। जम्मू कश्मीर में भी अगर पहाड़ी इलाके को छोड़ दें तो मैदानी इलाके में कांग्रेस साफ हो गई। मैदानी इलाके यानी कि जम्मू के इलाके में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया, उसकी ठीक ठाक 29 सीटें आई। जबकि घाटी के इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर भी हुआ, उसके साथ में वहां पर उसको नतीजे उतने बेहतर नहीं मिले। वहां पर पीडीपी ने भी चुनाव लड़ा और दूसरी राजनीतिक छोटे दलों ने भी वहीं पर चुनाव में जो घटौली की, जो वोट काटे, वो उसी घाटी में ही काटे। जम्मू कश्मीर के बाद हरियाणा में कांग्रेस को यह उम्मीद थी कि कई तरीके से राजनीतिक दांवपेच के बाद वो हरियाणा में बेहतर परफॉर्म कर सकती है और 10 साल से चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एंटी इनकम्बेंसी के बाद वहां से हटा सकती है। लेकिन कांग्रेस के साथ सब कुछ उल्टा हो गया। अब हरियाणा के चुनाव नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए मुसीबतें हैं। वो मुसीबतें कैसे हैं? सबसे पहले वजह नंबर 1 समझिए। कांग्रेस पर अब एक मानसिक दबाव हो गया है। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने आज 6 प्रत्याशियों के नामों की सूचना जारी कर दी। इन 6 नामों में एक नाम ऐसा था जहां पर कांग्रेस गठबंधन में सीट मांग रही थी। 10 सीटों वाले उपचुनाव में कांग्रेस समाजवादी पार्टी से 5 सीटों पर बार्गेन करना चाहती थी। उसका कहना था कि समाजवादी पार्टी अपनी जीती हुई 5 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, जबकि भारतीय जनता पार्टी वाली 5 सीटें उसे दी जाए। लेकिन हरियाणा के चुनाव नतीजों के बाद अब कांग्रेस का मनोबल शून्य हो चुका है। कांग्रेस अब सीट शेयरिंग के मामले में समाजवादी पार्टी से बहुत ज्यादा बार्गेन नहीं कर पा रही है और यही सबसे बड़ी वजह है कि समाजवादी पार्टी ने मौके पर चौका मारते हुए उत्तर प्रदेश में फूलपुर सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। समाजवादी पार्टी को उम्मीद थी कि यहां से उसको बेहतर प्रत्याशी मिल सकता है। वहां पर उसको बेहतर प्रत्याशी मिला और उसने प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया। कांग्रेस फूलपुर पर अपना प्रत्याशी गठबंधन में उतारना चाहती थी। जिन 5 सीटों का जिक्र कांग्रेस कर रही थी, उनमें फूलपुर भी शामिल थी। तो आज समाजवादी पार्टी ने फूलपुर से प्रत्याशी के नाम के ऐलान के साथ ही कांग्रेस को यह बता दिया कि अब आप सीटों पर बार्गेन नहीं कर सकते। अब आप हमें यह नहीं बता सकते कि हम आपको कौन सी सीट दें। अब हम आपको जो सीट देंगे, आपको उस पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। खबरें तो यहां तक भी हैं कि कांग्रेस जो कभी 5 सीटों के गठबंधन के लिए समाजवादी पार्टी पर दबाव बना रही थी, हरियाणा में उसके कैडर वोट ना होने की बात कह के उसे सीट शेयर नहीं कर रही थी, मध्य प्रदेश में उसके कैडर वोट की बात ना कहते हुए उसको सीट नहीं दे रही थी, वो कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ 2 सीटों पर भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। अब यहां से खेल में ट्विस्ट आ रहा है। समाजवादी पार्टी जो पहले कांग्रेस को 2 सीटें देने को तैयार थी, वो अब महज
एक सीट देने पर आमादा है और इस बात का औपचारिक ऐलान बहुत जल्द हो जाएगा। यानी कि कांग्रेस पर अब वोट शेयरिंग का जो मानसिक दबाव है वो उसको फेस कर रही है, क्योंकि हरियाणा के चुनाव नतीजों ने कांग्रेस को बैकफुट पर ढकेल दिया है। लोकसभा चुनावों में जो गठबंधन में उसको सीटें मिली उत्तर प्रदेश में, उसे यह उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी के साथ वो बड़े बार्गेन पर जा सकती है। लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही कांग्रेस के लिए मुश्किलें नहीं है, दूसरे राज्यों में भी सीट शेयर पर अब कांग्रेस को बैकफुट पर ही रहना होगा। हरियाणा में चुनाव के ठीक बाद अब उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन के बाद मध्य प्रदेश और झारखंड में चुनाव होने हैं। इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस अब वोट शेयर पर बैकफुट पर रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दूसरे राज्यों में भी अब कांग्रेस गठबंधन करने के साथ ही वोट शेयर पर अब अपनी शर्तों को बहुत नहीं ला देगी। जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनावों के बाद अब दूसरे फैक्टर की हम बात करते हैं जो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में जनता को प्रभावित करेगा और राजनीतिक पार्टियों को एक बड़ा संदेश देता है, और वो है भारतीय जनता पार्टी को कमजोर ना आंकने की हिदायत। लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी भले ही कुछ कम सीटों के साथ केंद्र में सरकार बना रही हो, लेकिन उसे कमजोर कतई आंका नहीं जा सकता। इस बात की सीख हरियाणा के चुनावों ने राजनीतिक पार्टियों को दे दी है कि घायल शेर पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने जो करके दिखाया है वो कांग्रेस समेत दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय है। खास तौर से समाजवादी पार्टी इसे सीधे तौर पर एक बड़े लेसन के तौर पर ले रही है। समाजवादी पार्टी को भी इस बात का एहसास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को कमजोर कतई आंका नहीं जा सकता। लोकसभा चुनाव में उसकी सीटें भले कुछ कम रही हो, उत्तर प्रदेश में उसके जनेधार में लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस भले ना हुआ हो, लेकिन आप उसे कमजोर नहीं मान सकते। अखिलेश यादव को इस बात का एहसास है और इसीलिए वो अब जिस सीट पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर रहे हैं उसे फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। अखिलेश यादव परिवार के व्यक्ति को भी टिकट देने में जरा सा गुरेज नहीं कर रहे, भले उन पर परिवारवाद और तमाम दूसरी बातों का ठेपा लगता रहे। अखिलेश यादव कहते हैं कि कैंडिडेट जिताऊ होना चाहिए, वो भले ही उसी परिवार से ताल्लुक रखता हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज जिन 6 नामों का जिक्र पार्टी की तरफ से प्रत्याशी के तौर पर किया गया है, उनमें 6 में से 5 लोग परिवार के ही हैं। चाहे फिर बात करहल की हो जहां तेज प्रताप यादव हैं, या फिर सीसामऊ की बात हो जहां इरफान सोलंकी की पत्नी को ही टिकट दिया गया है, या फिर करहल की बात हो जहां से लालजी वर्मा की पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा गया है, या फिर मिल्कीपुर हो जहां से अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही साथ तमाम ऐसी सीटें हैं जहां से परिवार के व्यक्ति को ही टिकट मिला है। यानी कि समाजवादी पार्टी अब जिताऊ प्रत्याशी पर ही दांव लगा रही है। वो इस बात के लिए फिक्रमंद है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी समाजवादी पार्टी के कॉकस को कमजोर न कर सके, और कांग्रेस जिन सीटों पर अपनी दावेदारी के लिए दबाव बना रही है, अब समाजवादी पार्टी भी उससे खुलकर यह बात कह रही है कि आप अपने कैडर वोट, अपनी जमीनी हकीकत हमें बताइए, आप जीतने में कितने सक्षम हैं, पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे हमें दिखाइए, उसके बाद हमसे सीट की बार्गेनिंग कीजिए, क्योंकि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से बड़ी है। अखिलेश यादव इस बात को बखूबी समझ रहे हैं और लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। आज सैफई जाने से पहले अखिलेश यादव ने बैठक करके इस बात को क्लियर भी किया है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों के बाद तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, और वो ये है कि कांग्रेस अब मानसिक दबाव में दूसरे राज्यों में भी सीट शेयरिंग पर बैकफुट पर रहेगी। उसकी मजबूरी रहेगी कि अब वो राजनीतिक पार्टियों के साथ उनकी शर्तों पर सीट शेयर के फॉर्मूले को तय करें। महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव में अब समाजवादी पार्टी 18 सीटें कांग्रेस से मांग रही है। इसके लिए बाकायदा समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र में सबसे बड़े नेता अबू आसिम आजमी हाल के दिनों में लखनऊ आए थे। अखिलेश यादव के साथ उनकी बैठकें हुई थी और इस बात पर मंथन हुआ था कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। बैठक में 18 सीटों पर सहमति बनी है। इन 18 सीटों पर समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ना चाहती है। अब कांग्रेस के सामने विकट प्रश्न यह है कि क्या वो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को 18 सीटें देगी। अगर नहीं देगी तो फिर समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर अकेले महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी। वो इन 18 सीटों पर जीत भले ना पाए, लेकिन 18 में से 16 सीटों पर कांग्रेस को हराने के लिए उसके वोट को जरूर काटेगी। अब कांग्रेस पर यह बड़ा मानसिक दबाव है कि वो किस तरह इस उलझन से बाहर निकले।
क्योंकि हरियाणा चुनावों के बाद कांग्रेस के लिए दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनावों में तमाम मुश्किलें हैं और कांग्रेस भी इस बात को बखूबी समझती है। तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनावों के नतीजे सिर्फ उन्हीं राज्यों तक सीमित नहीं हैं, इसके बड़े दूरगामी परिणाम हैं और इन दूरगामी परिणामों में सबसे ज्यादा चिंता के विषय कांग्रेस के लिए। इसके अलावा इन चुनावों में एक पार्टी के बारे में और नहीं भूलना चाहिए और वो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। बसपा के लिए ये चुनाव बड़ी मुश्किलों के थे। बहुजन समाज पार्टी का लगातार खिसकता जनाधार उसके लिए मुसीबतों का सबब है। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी बसपा हाशिए पर है। इन चुनावों में आकाश आनंद को एक बड़े छत्रप के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा गया था। खासतौर से हरियाणा में उन्हें चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी। जनसभाओं को करने मायावती खुद हरियाणा पहुंची थी। एक दो नहीं कई जनसभाओं में मायावती ने विपक्ष को जमकर लताड़ा था। भारतीय जनता पार्टी पर खुलकर मायावती ने जनसभाओं में सरकार केंद्र की हो या फिर राज्य की उसको जमकर घेरा था। लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही जगहों पर बहुजन समाज पार्टी का शो फ्लॉप रहा और आकाश आनंद की लॉन्चिंग एक बार फिर से शून्य पर आ गई। आकाश आनंद अपने आप को परफॉर्म नहीं कर पाए। आकाश आनंद के लिए यह तीसरा राज्य था जहां पर उनकी परफॉर्मेंस शानदार क्या बेहतर भी नहीं रही। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब और अब हरियाणा में आकाश आनंद की परफॉर्मेंस रिपोर्ट 0 रही। यह मायावती के लिए बड़ी चिंता का विषय है कि मायावती के बाद पार्टी की कमान जिस नेता के हाथ में जानी है उसका अपना इंडिविजुअल जनाधार कितना है। क्या आकाश आनंद मायावती और बहुजन समाज पार्टी के उन वोटरों को लुभा पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे? क्या उनकी शैली बसपा सुप्रीमो मायावती जैसी नहीं, या फिर वो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं बढ़ा पा रहे? आकाश आनंद के सामने अगला चुनाव दिल्ली का होगा जिसमें उनका बड़ा लिटमस टेस्ट होगा। लेकिन लगातार बार बार फेल हो रहे आकाश आनंद के सामने भी चिंताएं बहुत हैं। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजों ने बहुत सारे सांकेतिक बातों को जन्म दिया है और इन बातों को राजनीतिक पार्टियों को सिरे से सोचना बेहद जरूरी है। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आप कमेंट करके हमें अपने राय, अपनी प्रतिक्रिया से वाबस्ता कर सकते हैं। नमस्ते।